सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। 4 बज चुके हैं और हम सब कुछ नॉलेज एक दूसरे से प्राप्त करेंगे। कुछ प्रश्न हैं, पहले उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी बिल्कुल समय पर उपस्थित हो गई हैं। राज अग्रवाल जी भी उपस्थित हो गए हैं। वंदना पाठक हमेशा की तरह 4 बजे उपस्थित हो गई हैं। अर्चना वर्मा जी भी उपस्थित हो गई हैं। रीना शर्मा, कौशिक बिल्कुल समय पर। ज्योति बाला डामोर, निर्मला स्वाल 4 बजे उपस्थित हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य अनिल जी हैं। तो इस तरीके से समय का ध्यान रखते हुए पंकज शुक्ला भी उपस्थित हो गए हैं। आइए सबसे पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर रविंद्र कौर ने कैल्शियम डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले इनके खान पान में हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। छाती की जो पसलियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, पैर भी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि बोन बहुत सॉफ्ट हो जाती है कैल्शियम की कमी होने के कारण। और इसके लेग्स भी झुक जाते हैं, ग्रोथ भी रुक जाती है, और कभी कभी शोर तथा मसल्स भी बहुत ही वीक हो जाती हैं। ये लक्षण बच्चों में मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा की मात्रा में दूध, दही, छाछ, पनीर इनका सेवन कराएं। बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है। धूप का सेवन कराएं। और दूध है, यदि सिंपल दूध न ले तो उसमें कुछ मसाले डाल करके उसकी इच्छानुसार बना के भी आप दे सकते हैं। पनीर बच्चे खाते हैं, हल्का से फ्राई करके आप उसको खिला सकते हैं। हरी सब्जियों को बारे में भी ध्यान रखें। औषधियों में मुक्तापुराल पंचामृत 30 मिलीग्राम, 30 से 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 125 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 125 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, मुक्तापुराल पंचामृत 30 से 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 125 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 125 मिलीग्राम। ये दिन में 2-3 बार च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। इससे निश्चित रूप से आराम होगा। एक बाल चतुर्भर्द सिरप आता है, चूर्ण भी आता है। सिरप अच्छा है, सिरप आप दें एक आधा चम्मच दिन में 2 या 3 बार। डॉक्टर विकास महाजन, बार बार नाभि के टलने की चिकित्सा। ये गाँव में अक्सर होता है कि मेरे देखिए नाभि टल गई है। यह एक्चुअली कुछ नहीं है, यह अपान वायु की विकृति है। और जो वातज गुलु में लक्षण मिलते हैं वही लक्षण नाभि के टलने में भी मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपान वायु की चिकित्सा करना है, अर्थात अनुलोमन चिकित्सा करना है। इसमें 3 दिन से 5 दिन तक पंचकोल क्वाथ या चूर्ण दे दें। उसके बाद त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं और विरेचन करा दें। विरेचन कराने से निश्चित रूप से नाभि में आराम होगा। साथ में लोकल अभ्यंग और स्वेदन करें, हॉट वाटर बैग से स्वेदन करें। इससे काफ़ी अच्छा आराम होता है मालिश करने से। और रात्रि में एरण्य भ्रष्ट हरित की 2.5 ग्राम रात को रोज़ देते जाएं। इससे ये जो लक्षण हैं नाभि टलने, क्योंकि उस समय वेदना होती है, आधमान होता है, उदरशूल होता है, तो ये सब ठीक हो जाता है। डॉक्टर विजय सैनी, इन्होंने हीयरिंग लॉस अगर हो जाए तो क्या चिकित्सा देना चाहिए? अब यदि एजिंग फैक्टर से हुआ है तो निश्चित है डिजेनरेशन हुआ है और लंबे समय तक आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। उसके पहले हुआ है तो निश्चित रूप से आँखों की जांच कराएं, पता लगाने का प्रयास करें कि ये लॉस ऑफ हियरिंग क्यों हो गई है। सामान्यतः हम लॉस ऑफ हियरिंग में सारी बारी बटी और
सारीवारी बटी और नियो 2-2 गोली दिन में 2 बार देते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा चूर्ण, मुलैठी चूर्ण और मंडूक पर्णी, इन तीनों को मिला के चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन रोगी को कराएं। इसके अलावा शिरोधारा चंदन वरलाक्षादी तेल से या अश्वगंधा भला तेल से शिरोधारा कराएं और नस्यकर्म कराएं। नस्यकर्म इंद्रिय वर्धक तेल या ज्योतिषमती तेल से या अणु तेल से विधिवत नस्य, इसमें ब्रह्मण नस्य ही देना है, शोधन नस्य देना नहीं है। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार, ये भी हियरिंग लॉस में आराम होता है। लेकिन इसकी जांच करा लें, कारण का पता लगाएं, फिर इसकी चिकित्सा करें। देन डिफरेंट साउंड्स, कई बार जो है विभिन्न प्रकार की साउंड जो वास्तव में नहीं है और वो सुनाई देती है, इसको टिनिटस प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसमें जब हाइपरटेंशन होता है या उन्माद जैसे मानसिक रोग होते हैं, उनके कारण या डिजेनरेशन के कारण विभिन्न प्रकार के साउंड्स जैसे घंटी बजना, शंख जैसा लगना, मच्छरों जैसी आवाज़ आना, ऐसे लक्षण मिलते हैं। तो यदि ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की आपको ट्रीटमेंट करना है। और सामान्यतः ऐसे केस में नस्यकर्म और शिरोधारा, नस्यकर्म 20-21 दिन इंद्रिय वर्धक नस्य, इंद्रिय वर्धक या अणु तैल या ब्राह्मी घृत से आप नस्य करावें। कम से कम लगातार 20-21 दिन तक नस्य देवें। उसके बाद शिरोधारा का प्रयोग कम से कम 11 दिन करें, शिरोधारा। और औषधियों में सारीवारी बटी टैबलेट नियो 2-2 गोली दिन में 2 बार इसमें देना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर सिक्रीशन को स्राव अगर हो रहा है तो क्या करें। तो पहले तो अच्छी तरह साफ़ सफाई करें और अच्छी तरह टॉर्च लगा के देखें कि आखिरकार ये स्राव कहाँ से निकल रहा है। कई बार तो फुंसियाँ हो जाती हैं कानों में और उसकी वजह से स्राव निकलता है। तो इसकी जो बड्स आते हैं ऑलरेडी बाज़ार में मिलते हैं जो स्टेलाइज होते हैं, उससे साफ़ करें। और इसमें हिंगू तेल, 1 दिन हिंगू तेल और 1 दिन हिंगवारी तेल और 1 दिन बिलवारी तेल, ये लगभग 10 दिन तक इसका प्रयोग करें। इससे स्राव बंद हो जाता है। कभी कभी स्राव युक्त तो वेदना होती है, ऐसे में गेंदे के जो पत्तियां हैं उनका सुरस निकाल करके थोड़ा सुखोश करके 4-4 बूंद कानों में डालें तो स्राव भी कम होगा। लगातार कम से कम 10-15 दिन तक डालें तो स्राव भी कम होगा, वेदना में तत्काल आराम प्राप्त होता है। डॉक्टर राजकुमार जी ने डिमेंशिया के बारे में पूछा है। डिमेंशिया जैसा कि आप जानते हैं एक प्रकार की मानसिक व्याधि है। जब मस्तिष्क रोग उत्पन्न हो जाते हैं या किसी भी प्रकार का आघात लगता है मस्तिष्क में, तब एक गंभीर मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है जिससे व्यक्ति की सोचने, याद रखने और सामान्य व्यवहार की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार जब बोलता है तो शब्दों को चुनने में उसको तकलीफ होती है, डिफ़िकल्ट टू फाइंड राइट वर्ड्स, और उसका मूड हमेशा बदलते रहता है, हमेशा कन्फ्यूज़न में रहता है और कई बार वो ज़मीन में गिर भी पड़ सकता है। ऐसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। और कई बार सेनाइल डिमेंशिया होता है जो ओल्ड एज में होता है, जब ब्रेन में डिजेनरेशन होने लगता है एजिंग फैक्टर से, तो इस प्रकार के लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे अच्छी चिकित्सा है शिरोधारा या पिचुधारण, और ये सब नहीं हो तो शराह प्रदेश में अच्छी तरह अभ्यंग करें। अश्वगंधा बला तैल से या चंदन बलाक्षादी तैल से ये श्रह तर्पण रोगी में करें।
और नस्य भी ब्रह्मण नस्य, ब्राह्मी तैल का या ब्राह्मी घृत का नस्य देवें लगातार 21 दिन तक। फिर 7 दिन का गैप करके पुनः 21 दिन तक नस्य का सेवन कराएं। और इसमें हल्का मृदु शोधन करें। वातव व्याधियों में तीक्ष्ण शोधन नहीं करना, डिजेनरेशन में मृदु शोधन। मृदु शोधन में एरंड तैल का ही दुग्ध के साथ प्रयोग करा के पेट साफ हो जाए, जिससे जो वायु का आवरण है वो हट जाए, वायु की स्वयं गति होने लगेगी, तो इसमें निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। मेध रसायन औषधियाँ जैसे अमल की रसायन, मेध क्वाथ, मेध रसायन क्वाथ जो चरक का है, उसमें गिलोय, मुलैठी, मंडूक पर्णी और शंख पुष्पी, इसका काढ़े का सेवन कराएं। इसमें रोगी को निश्चित रूप से आराम मिलता है। औषधियों में योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ऐसी यही एक मात्रा है। दिन में 2 बार या 3 बार ब्राह्मी अवलेह के साथ या च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। अनुपान शहद होता है वास्तव में, लेकिन इन सब अवलेहों में भी शहद होता है और इनके लेने से दोहरे काम होते हैं कि तो अनुपान का काम होता है, साथ साथ में उसकी ब्रह्मण चिकित्सा के रूप में भी ये औषधियाँ प्रचलित हैं। तो इसलिए अनुपान के रूप में ब्राह्मी अवले, च्यवनप्राश, चरक का मेनॉल माल्ट, इनके साथ रोगी को देना चाहिए, औषधियाँ देना चाहिए। इसके अलावा अश्वगंधा और केवांच बीज, ये भी डिमेंशिया में काम करते हैं। बराबर बराबर मात्रा में ले करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दुग्ध के साथ इसका सेवन कराएं। साथ में मेडिटेशन, प्राणायाम ये जरूर कराएं, इससे भी काफ़ी रोगी को मदद मिलती है। आयुष वतन शर्मा जी ने संधिगत वात की पीड़ा में क्या इलाज करना चाहिए। पीड़ा ये आकुंचन प्रसारण में वेदना होती है, उठने बैठने में वेदना होती है, क्रैप्स होते हैं। रोगी ऐसा ही बैठा रहे तो संधिवात में वेदना नहीं होती, सिर्फ मूवमेंट में वेदना होती है। और जो जानुसंधि का जो साइनवल फ्लूइड है वो कम हो जाता है, चिकनाहट कम हो जाती है, तो घर्षण हड्डियों की बढ़ जाती है और इसीलिए क्रैप्स जैसे लक्षण प्राप्त होते हैं। इसमें निश्चित रूप से तत्काल यदि दर्द में आराम देना हो तो नाड़ी श्वेदाब करें, सहचर तैल से मालिश करें, निर्गुंडी तैल से मालिश करें और नाड़ी श्वेद तत्काल करें तो आराम होता है। दीर्घकाल की चिकित्सा के लिए जानुवस्ती लगाएं, 7 दिन सामने की ओर से, 7 दिन पिछली की ओर से, ऐसा 14 दिन कम से कम जानुवस्ती लगाएं। महामास तैल की, नारायणी तैल की, चंदन बलाक्षादी तैल, अश्वगंधा बला तैल, जो ब्रह्मण तैल हैं उनकी जानुवस्ती करें। फिर जानुधारा 7 दिन करें। टोटल 21 दिन का ट्रीटमेंट रहेगा, पेशेंट को आराम होगा। फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत, ये करने के बाद कम से कम 10 दिन पत्रपिंड श्वेत कराइए। पत्रपिंड श्वेत में बार बार मैं संधिवात के लिए बोलता हूँ, हिरण्य पत्र, निर्गुंडी पत्र और शिग्रू, इन पत्रों को बारीक काट के और छोंक लगा दे, उसमें नींबू, लहसुन, मेथी आदि डाल करके और ये जो पत्ते हैं डाल के अच्छी तरह छोंक लें और जब बिल्कुल लुगदी बनने लगे, अच्छी तरह पक जाए, तब इसकी 2 पोटली बना लें और तेल को मोटे तवे में गरम करें, उसमें डुबो करके अब मालिश करना है उस पोटली से और पीछे पीछे हाथ के द्वारा अभ्यंग भी करते रहिए। इससे रोगी को तत्काल लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा एक मेरा प्रसिद्ध योग है जो मैं प्रयोग करता हूँ, उसमें अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, 50 ग्राम शुंठी और 25 ग्राम पिपली, लड़ी पीपल जो है वेदनाहर है, इन तीनों को मिला लीजिए और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दुग्ध के साथ या पानी के साथ इसका सेवन कराएं। इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा
बृहद व चिंतामणि 60 मिलीग्राम, आम व तारी रस 250 मिलीग्राम, मुक्ता पुरवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ये एक खुराक है। ऐसे 2 खुराक या 3 खुराक शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। मालिश भी करते जाएं, जब भी समय मिले महामास तेल से या नारायण तेल से बैठ करके रोगी में मालिश करें, या खुद आपको तकलीफ हो तो मालिश करें। और जाड़ों में हमेशा राउंड मालिश करते हैं, ऊपर से नीचे अनुलोम या प्रतिलोम मालिश नहीं की जाती है। इस चिकित्सा से निश्चित रूप से संधिवात में आराम होता, पीड़ा में भी उसको आराम होगा। शिल्पा पालस्कर, उन्होंने अम्बिलिकल हर्निया के बारे में पूछा है। गर्भ के समय जब नाड़ी जो काटते हैं, कभी कभी जो अम्बिलिकस है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, पहले से ही कमज़ोर रहती है। बड़े होने पर भी ये स्थान कमज़ोर रहता है, तब ज़्यादा प्रेशर लगाने से कॉन्स्टिपेशन होने के कारण आंत्र जो है वो अम्बिलिकस के अंदर आके उभार पैदा कर देती है, प्रोट्रूजन पैदा करती है। इसको बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया। बहुत सीवियर हो तब तो ऑपरेशन ही कराना चाहिए, अन्यथा अनुलोमन चिकित्सा करें। अनुलोमन चिकित्सा करने से पेट साफ रहेगा, आंतें प्रोट्रूज नहीं करेंगी, अम्बिलिकस की ओर नहीं आएंगी। इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट में 20 ml कैस्टर ऑयल 50 ml दुग्ध के साथ प्रतिदिन देवें। इससे इसमें रोगी को निश्चित आराम मिलेगा। इसके अलावा बहुत वेदना यदि हो रही है तो सूलगज केसरी 125 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, गुल्म काला नल रस 250 मिलीग्राम दे करके एक पुड़िया बना लें। एक पुड़िया सुबह शाम को शहद के साथ चाटन करावें, इससे रोगी में आराम होगा। ऊपर अभ्यंग करने के पश्चात हॉट वाटर बैग से सिकाई भी करें, इससे भी आराम मिलेगा। डॉक्टर विवेक भारद्वाज ने हेयर लॉस की चिकित्सा के बारे में पूछा है। हेयर लॉस के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। इसमें आंवला, काला तिल और भृंगराज, इन तीनों को मिला के चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को सेवन कराएं। इसके अलावा सिसा हेयर ऑयल एक आता है मार्केट में, उसको दिन में 2 बार लगाएं। अगर पेशेंट तैयार है तो मस्तिष्क लगाएं, आमलकी का मस्तिष्क, ये भी बहुत ही खालिद पालिद में लाभप्रद है। और नस्यकर्म हमेशा ज्योतिषमदी तेल मिल जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा ब्राह्मी घृत से या अणु तेल से भी नस्य दिया जा सकता है। 20-21 दिन तक लगातार नस्य दें। शुरो अभ्यंग भृंगराज तेल या चमेली तेल से अच्छी तरह अभ्यंग करें। साथ में सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम और गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार ब्राह्मी अवले के साथ पेशेंट को सेवन कराएं। और अन्य बहुत सारे योग मैंने इसके लिए बताए हैं, पूर्व में जो लेक्चर हुए हैं उनको आप अवलोकित कर लें तो अच्छा रहेगा। आर.बी. प्रजापति बहुत ही मान्य चिकित्सक हैं बरेली में और पंचकर्म की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा उनका नाम है। उन्होंने यूट्रस प्रोलेप्स के बारे में जानना चाहा है। जब विजाइना के आसपास की मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं तो यूट्राइन प्रोलेप्स हो जाता है, जो गर्भाशय है वो नीचे की ओर आ जाता है। इससे पेशेंट को बहुत अनिजी होता है, कई बार मूत्र प्रवृत्ति होने की इच्छा होती है, बार बार मूत्र त्याग करता है।
कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, उठने बैठने में भी तकलीफ़ होती है, कई बार रक्त की प्रवृत्ति भी होने लगती है। तो निश्चित रूप से मस्कुलर एनस प्रोलेप्स और ये यूट्राइन प्रोलेप्स, ये मस्कुलर कमजोरी के कारण ऐसा होता है। लज्जालू, लज्जालू बहुत फेमस ड्रग है, ये मिल जाती है मार्केट में। लज्जालू का क्वाथ करीब 100 ग्राम ले लें और इसका यौकुट कर लें और 20 ग्राम एक डोज, 20 ग्राम 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पका लें। ऐसा 1 कप सुबह शाम दोनों टाइम लज्जालू क्वाथ देना है। लज्जालू की पत्तियों को लेप लगाएं, पत्तियों को बारीक पीस करके और जहाँ पर प्रोलेप्स दिख रहा हो वहाँ पर इसको लगा करके और टेप से इसको चिपका दें, इससे भी बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा इसमें आमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ, अश्वगंधारिष्ट और अशोकारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, अशोकारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच हो गया, 4 चम्मच पानी, भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। इसके अलावा एक अनुभूत योग है, अश्वगंधा, आंवला, बला और अशोक, इन तीनों को बराबर मात्रा, चारों को बराबर मात्रा लेकर के बारीक चूर्ण बना लें। इसकी 1 चम्मच सुबह शाम को दिन में 2 बार या 3 बार इसका सेवन कराएं, इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। साथ में कपालभाति, सूर्य नमस्कार, कपालभाति से इसमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, वो करना चाहिए। अगर चांगेरी घृत मिल जाए, इसका पान करें 20 ml भोजन के आधा घंटे पहले, दोपहर को और शाम को, चांगेरी घृत, और इसी से उस स्थान में उसको लगा भी सकते हैं, डूशिंग कर सकते हैं, कॉटन में भिगो करके और विजाइना में इसको डूशिंग करें, इससे भी आराम मिल सकता है। अब आइए, डॉक्टर धीरज कुमार जी ने पूछा है कि अंगुलियों में सूजन शीतकाल में हो जाती है और उसमें कंडू भी होती है। अब सूजन के साथ कंडू है तो इसके माने ये फंगल इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। अगर कंडू नहीं है, सूजन भर है, तो किस वजह से सूजन है ये हमको देखना है। मैं ये मान के चलता हूँ ये फंगल इन्फेक्शन है, तो नीमपत्र क्वाथ से इसको बार बार धोएं। धोने के बाद इसमें गंधक द्रुति लगाएं, दिन में 2-3 बार, 2 बार गंधक द्रुति और 2 बार एक अर्टिप्लेक्स लोशन आता है चरक कंपनी का, उसको लगाएं, उससे आराम होगा। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी, पंचनिम्बबटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, और महामंजिष्टादि क्वाथ 20 ml और 20 ml पानी मिला के भोजन के बाद यह आप दीजिए, इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। सविता पाटिल, इन्होंने शीत पित्त के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। शीत पित्त जैसे नाम से यह स्पष्ट है, शीत वायु पित्त के साथ मिलकर के शीत पित्त की उत्पत्ति करते हैं। इसमें मंडल हो जाते हैं, ददोड़े पड़ते हैं, जैसे बर्रिया काट ले वैसे ददोड़े पड़ जाते हैं और बड़ी खुजली होती है, जलन होती है, और ये पहले तो एलर्जी होती है और फिर धीरे धीरे स्थायी रूप में हो जाता है और बहुत ही तकलीफ होता है। ज़रा भी ठंडे पानी से नहा लिया या थोड़ा भी एक्सपोजर हुआ तो पूरे शरीर में शीत पित्त हो जाता है। शीत मारुत संस्पर्शात् प्रदुष्टो कफ मारुतौ पित्तेन सह संभूय वही अंतः विसर्वतः वर्टी दश संस्थान श्रोता संजायते बहु सकंडुस्तोद बहुला छर्द ज्वर विदेहिमान। इसमें छर्द ज्वर और विदाह जैसे लक्षण भी मिलते हैं। इसी का रोग उदर्द है। कोट असम्यक बमनो उदीर्ण पित्त श्लेष्मान निग्रहे मंडलानि सा कन्नूनि रागवंती बहुनुचा उत्कोटा शानुबंध से कोटित्य विधीयते। तो शीत पित्त, कोट और उदर्द ये लगभग एक जैसी व्याधि हैं और ये मुख्य रूप से वात और पित्त और कई में
कफ का भी अनुबंध रहता है। चूँकि कफ का अनुबंध रहता है इसलिए इसकी चिकित्सा में सबसे पहले वमन कराते हैं। कई बार मैंने देखा है कि शीत पित्त में विरेचन को प्राथमिकता देते हैं, जबकि चिकित्सा सिद्धांत के अंतर्गत भी वमन का ही उल्लेख है। और वमन में भी कौन सी औषधियाँ, उसमें पटोल पत्र, निम्ब छाल और वासा, इनका काढ़ा बना करके 100 ml काढ़ा बना लें और मदन फल डाल करके वमन कराते हैं। विरेचन के लिए भी स्पेशल औषधियाँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लिखी हुई है। उसमें त्रिफला, कृष्ण निशोथ और गुग्गुलू। त्रिफला 30 ग्राम, कृष्ण निशोथ 20 ग्राम और 20 ग्राम गुग्गुलू डाल करके काढ़ा बना करके फिर कैस्टर ऑयल मिला लें, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। अब विरेचन कराएं। और मालिश अक्सर हमने देखा है कि चाल मोगरा तेल, मरीचियारी तेल का हम लोग वाह्य अभ्यंग कराते हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि कटु तेल, सरसों के तेल से मालिश करें और सिर्फ पानी से स्वेदन करें, हल्का स्वेदन करें, इससे लाभ होता है। अभ्यंग से के पिचवह वस्तिश्चेति चतुर्विधम। अभ्यंग करा लें, हल्का स्वेदन। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखा है। इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के आधार पर शीत पित्त का ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। अभ्यंगो साधनस्य वासो भी हतई प्रिय है, ये आप ध्यान रखें। और जब वमन कराएं तो काढ़ा हमेशा वासा, पटोल और निम्ब छाल का ही होना चाहिए। विरेचन कराएं तो त्रिफला, कृष्ण निशोथ और गुग्गुलू, इसका प्रयोग करें। तो ये हुआ ट्रीटमेंट। औषधियों में शुद्ध गैरिक का पूरे शरीर में 1 हफ्ते में 1 बार लेप करें और कम से कम 1 घंटा लगा रहे, उसके बाद स्नान करें। ये बड़ा ही उपयोगी है। इसके अलावा एक काढ़ा हम देते हैं, उसमें पटोल पत्र, निम्ब छाल, मुलहठी और गिलोय, ये 4 औषधियाँ होती हैं। इसको यौकुट कर लें और इसे काढ़ा दिन में 2 बार खाली पेट में सेवन कराएं। इसके अलावा आप सब अन्य औषधियाँ प्रयोग करते ही हैं, जैसे हरिद्राखंड 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ देवें। कैप्सूल अर्टिप्लेक्स, ये बड़ी इफेक्टिव दवा है चरक की, 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार देवें। अर्टिप्लेक्स लोशन भी आता है, इस लोशन का भी प्रयोग करें। अभ्यंगः कटुक तैलम च स्वेदस्य उष्णेन वारिणाः तथा आशुवमनम कारम पटोलारिष्टवासिकैः है। त्रिफला प्रकृषा भी ब्रेकस्य प्रशस्यते। तो इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को अपनाते हुए औषधियाँ देंगे। मैंने ऐसे कई जीर्ण रोगी इस ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किए हैं। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। हमेशा हमको चिकित्सा सिद्धांत पर थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए। डॉक्टर विकास महाजन निद्रा अवस्था में बिना कारण के झटके कई बार आते हैं और जब वो जाग जाता है तो नॉर्मल होता है। तो कई बार अर्धनिद्रा में इस प्रकार के लक्षण मिल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा झटके आते हों तो ब्राह्मी अवलेह 1-1 चम्मच दिन में 2 बार देवें। इसके अलावा शिराभ्यंग, पिचु धारण कराएं, नस्य कर्म कराएं ज्योतिषमती तेल से या ब्राह्मी तेल से, इससे रोगी ठीक होगा। इसके अलावा वातकुलांतक रस 60 मिलीग्राम, अगर बच्चा है तो उसमें कुमार कल्याण रस 60 मिलीग्राम मिला करके पुड़ियाँ देवें शहद के साथ। और अगर नवयुग है तो 60 मिलीग्राम योगेंद्र रस, 60 मिलीग्राम वातकुलांतक और महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा ब्राह्मी बटी टैबलेट, मेंटेट, जो ब्रेन के लिए बल्य हैं, ऐसी औषधियों का सेवन भी रोगी को आप करा सकते हैं।
डॉक्टर विनोद बैरागी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्हीं ने मेरी पुस्तक का प्रकाशन किया है क्लिनिकल पंचकर्म का, और पंचकर्म का बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं। बहुत ही समर्पित व्यक्ति हैं आयुर्वेद के प्रति। उन्होंने बच्चों में शैया मूत्र, वाकई शैया मूत्र भी एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में, रात्रि में मूत्र त्याग कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि कृमि तो नहीं है, कृमिनाशक ट्रीटमेंट जरूर कर दीजिए। कृमि मुद्गर रस 60 मिलीग्राम दिन में 2-3 बार इसका पुड़िया का सेवन कराएं, या पलाश बीज बिडंग चूर्ण 1-1 ग्राम लेकर के गुड़ के साथ मिला करके रात्रि में खिला दें। और फिर कृमिनाश यदि हो जाता है, उसके बाद भी मूत्र त्याग होता है, तो नियो का टेबलेट करें। नियो टेबलेट बहुत ही उपयोगी है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, और सिरप मेंटेट आधा चम्मच सुबह, दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। बाल चतुर्भद्र भी इसके लिए उपयोगी रहेगा, आधा चम्मच दिन में 2-3 बार। और ये ध्यान रखें कि रात्रि में पानी अधिक ना पिए, ये भी हमको ध्यान, तरल पदार्थ ज़्यादा रात्रि में सोते समय ना लें। और बीच में जगा करके बच्चे का मूत्र त्याग कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ जाएगी तो फिर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र जैन जी ने अनिद्रा का ट्रीटमेंट पूछा है। अनिद्रा क्यों नहीं हो रही है, क्यों नींद नहीं आ रही है, पहले तो ये उसकी हिस्ट्री लेके पता लगाएं क्या कारण है। मानसिक कारण है, सामाजिक कारण है, घरेलू कारण है, ये पता लगाएं। या कोई पेनफुल कंडीशन है, तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा, तभी नींद नहीं आ रही है, तो उस कारण का ट्रीटमेंट करें। सामान्यतः निद्रा लाने के लिए जटामांस्यादि क्वाथ, उसमें जटावांसी, खुरासानी अजवाइन और अश्वगंधा होता है। इस काढ़े का सेवन खाली पेट में दोनों टाइम कराएं। बनाने का तरीका आपको मालूम है। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम खाली पेट में सेवन कराएं। इसके अलावा टैबलेट मेंटेट सर्वगंधावटी 2-2 गोली दिन में 2 बार दें, इससे भी नींद आती है। अहिफेनाशो मिल जाए तो 2 चम्मच अहिफेनाशो, 2 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। इसके अलावा श्रह तर्पण, शिरोधारा, शिरोवस्ती, पिचुधारण, अभ्यंग, मैं तो कहूँगा शिराभ्यंग तो करें, पूरे शरीर का अभ्यंग करें, इससे भी रोगी को नींद आती है। साथ में दिन भर परिश्रम करें, अच्छी मेहनत करें तो नींद ऑटोमेटिकली आएगी। यदि दिन को आप सो लेंगे तो नींद अच्छी तरह नहीं आएगी। अगर आप कोई मेहनत का काम नहीं करते हैं तो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार, कुछ आसन और प्राणायाम जरूर करें, इससे बहुत ही आपको लाभ प्राप्त होगा और नींद भी अच्छी आना चालू हो जाएगी। इस कार्यक्रम में हमारे चिकित्सक जो उपस्थित हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको हार्दिक नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। इतना रिस्पेक्ट देते हैं उसके लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर पंकज शुक्ला, डॉक्टर गौरव शाह, डॉक्टर माधव मिश्रा, डॉक्टर मोहित गोस्वामी जी और हमारे प्रिय सुनील रातुरी जी और बन्ना पाठक, जिनको श्रेष्ठ दर्शक का प्रमाण पत्र दिया गया है, आदित्य त्रिपाठी जी, नीरज कश्यप, रीना शर्मा, कौशिक, मोकम्बिका रचना, विकास चौधरी जी, के अग्निहोत्री जी, सविता पटेल, गौरव शाह, नीतू सिंह जी, डॉक्टर मनोरंजन साहू, विकास महाजन, कविता शर्मा, विवेक भारद्वाज जी, डॉक्टर संध्या पांडे, धीरज कुमार जी, डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति, डॉक्टर मोनिका चिटनेविस और मेरे प्रिय डॉक्टर नवीन जोशी, जो कि इस कार्यक्रम को
संचालित कर रहे हैं। डॉक्टर विजय सैनी जी, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर के.एन. गंगवार, डॉक्टर निर्मला स्वाल, डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर आनंद आयुर्वेद, डॉक्टर राज अग्रवाल, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर रेखा वर्मा, रजनीश राजपूत, डॉक्टर विजय जाधव, पूना में किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, विद्वान आदमी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, गौरव पारधी जी, महेश नायक जी, नीतू सिंह जी, डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष सिंह, हरजीत सिंह, डॉक्टर अर्चना वर्मा, डॉक्टर रितु वाधवा, ये प्रोफेसर हैं पंचकर्म में, बॉम्बे में, डीवाई पाटिल में, और बहुत विद्वान हैं, पंचकर्म की अच्छी प्रैक्टिस है उनकी। आदित्य त्रिपाठी जी, मोमिन मुल्ला जी, रेखा वर्मा जी और महेश नायक, ऐसे सुधी चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सबको पुनः हार्दिक धन्यवाद। अब आइए आज एक और आत्तिक व्याधि पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारी आत्तिक व्याधियों पर चर्चा चल रही है लगभग 1-1.5 हफ्ते से। इनका तुरंत ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको आत्तिक रोग कहा गया है। आज हम तीव्र आंत्रशोथ, जिसको एक्यूट इंटराइटिस कह सकते हैं, यह भी एक प्रकार की आत्तिक व्याधि है और अत्यधिक वेदना होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है कई बार और तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। आंत्रशोथ में म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी कारण से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आंत्र के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, और यह शोथ आंत्र के एक भाग में हो सकती है और पूरे इंटेस्टाइन में भी हो सकती है। लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड दोनों प्रकार का इन्फ्लेमेशन आंतों में पाया जा सकता है। तीव्र आंत्रशोथ अर्थात एक्यूट एंटराइटिस अत्यंत महत्वपूर्ण आत्तिक स्थिति है, क्योंकि इसमें अल्प समय में ही तीव्र गति से इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस की विकृति हो जाती है तथा कभी कभी एक्यूट डिहाइड्रेशन की स्थिति भी पैदा हो जाती है। समुचित समय पर शीघ्र ही उपचार न करने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इतनी तीव्र और इतनी वेदना, इतना डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे रोगी अत्यंत क्षीण होकर के मृत्यु भी हो सकती है। तीव्र आंत्रशोथ का पृथक से हमारे शास्त्रों में तो वर्णन नहीं है, परंतु अतिसार या ग्रहणी से तुलना हम कर सकते हैं। उनके लक्षण इसमें काफ़ी मिलते जुलते हैं। आइए निदानों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य जो लक्षण होता है वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग से एक्यूट एंटराइटिस ज़्यादा होता है। और दूसरा एक प्रमुख कारण है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फूड पॉइजनिंग, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से एक्यूट एंटराइटिस होता है। इसके अलावा और भी निदान हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, जैसे कि अल्कोहलिज्म, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से, लगातार अपक्व आहार के सेवन करने से, शुरू से ही व्यक्ति में व्याधि क्षमता तो कम हो, किसी चीज़ की एलर्जी से, एक्यूट रीनल फेलियर से भी एक्यूट एंटराइटिस हो सकता है। इसके अलावा थायराइड, अमीबिक डिसेंट्री, यकृत के विकार और डिप्थीरिया, ये मुख्य लक्षण हैं एक्यूट एंटराइटिस के। इन सब में मुख्य कारण इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग है, जैसा मैंने आपको बताया। आयुर्वेद के अनुसार आंत्रशोथ में
पित्त और वात दोष की प्रधानता होती है, उसी अनुसार हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। इसके मुख्य लक्षण, सबसे मुख्य लक्षण होता है एक्यूट एब्डोमिनल पेन, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, डायरिया, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, कभी कभी रक्त एवं श्लेष्म से मिश्रित, रक्त और श्लेष्मा से मिश्रित बार बार मल प्रवृत्ति, आधमान फ्लैचुलेंस, फीवर, ओकेजनली वोमिटिंग और सेप्टिसीमिया, विषाक्तता पूरे शरीर में हो जाती है, वीकनेस और रेस्टलेसनेस, ये मुख्य इसके लक्षण एक्यूट एंटेराइटिस के होते हैं। आइए चिकित्सा पर नज़र डालें। तो सबसे पहले निदानम परिवर्जनम, ये निदान अगर आपको पता चल जाए तो उसका परिवर्जन करें, और इसमें शोधन चिकित्सा लाभप्रद है। वातानुलोमन, जिसके लिए विरेचन करना आवश्यक है। शतावरी घर से आभ्यंतर स्नेहपान करा दें, और अमलतास त्रिव्रत छोटी हरड़ से 30-30 ग्राम लेकर 100 ml काढ़ा बना लें और 30 ml कैस्टर ऑयल डाल के विरेचन करा दें। विरेचन कराने के बाद 5 दिन संसर्जन कम करावें, और हमेशा अनुलोमन के लिए अमलतास गुदा या एरंड भ्रष्ट हरिति का प्रयोग प्रतिदिन खाली पेट में कराना चाहिए। 1 हफ्ता ऐसा करेंगे तो रोगी निश्चित रूप से आराम हो। यदि विरेचन हो जाए तो सबसे बढ़िया। आवश्यकता पड़ने पर इंट्रावेनस फ्लूइड भी देना उचित है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट की रक्षा करना आवश्यक है। इंट्रावेनस फ्लूइड यह आधुनिक चिकित्सा का फिजिक्स की देन है, कोई एलोपैथिक चिकित्सा नहीं है। लक्षणानुसार यदि डिहाइड्रेशन ज़्यादा लगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ हो, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए आईवी फ्लूइड आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक करने के लिए एक तो नारियल पानी, बार बार नारियल पानी पिलाएं, यह भी बड़ा उपयोगी है। साथ में सडंग पानी, सडंग पानी भी विषहर भी है, त्रिशाहर है, ज्वरहर है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ठीक करेगा। तो ये जो सडंग पानी है, इसमें थोड़ा मिश्री मिला दें या इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिला दें, और इसका बार बार आधा कप का सेवन कराएं। मुष्ट परपट को शीर चन्नो दीचन आग्रही है, श्रत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति है, इससे निश्चित रूप से आराम मिलेगा। बहुत ही आवश्यकता पड़े और ये बहुत सीवियर बैक्टीरियल ये वायरल इन्फेक्शन है, तो आधुनिक चिकित्सा से सलाह लेकर के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया, रोगी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि आप सब लोग प्रैक्टिशनर हैं। हमारा तो चल सकता है कि हम शुरू से प्रोफेसर रहे तो ठीक है, नहीं ठीक होता तो हम रिफ़र कर देते हैं, लेकिन आप यदि रिफ़र करने लगे तो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। इसलिए आपको तो सारी व्यवस्था इंट्रावेनस की, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की, सभी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, आवश्यकता पड़ने पर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग करें, और लाक्षणिक चिकित्सा, जो जो लक्षण उत्पन्न हो उस लक्षण के अनुसार से चिकित्सा करें। रस औषधियों में पूर्ण चंद्रोदय रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्य 250 मिलीग्राम, सूत शेखर 125 मिलीग्राम, ये प्रत्येक 2-2 घंटे में आंवले के मुरब्बे के साथ इसका सेवन कराएं। दूसरा एक योग है गृहिणी कपाट रस 125 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम, अकीक पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये भी दिन में 2 बार च्यवनप्राश के साथ या आंवले के मुरब्बे के साथ इसका सेवन कराएं। एक और योग है रामबाण रस 125 मिलीग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम, दिन में 2 बार इसको चटाएं। इसके अलावा गंगाधर चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, लघु गंगाधर आता है वो ज़्यादा अच्छा है। हिंगोष्टिक चूर्ण भोजन के पहले या भोजन के साथ साथ देवें। धान्य पंचक क्वाथ
खाली पेट में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुटिजारिस्ट और अहिफेनासो, 2 चम्मच कुटिजारिस्ट, 2 चम्मच अहिफेनासो, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। इसके अलावा जाति फलादि चूर्ण भी बहुत उपयोगी है। 2.5 से 5 ग्राम दिन में 2 या 3 बार, एक पेशेंट की सीवियरिटी के आधार पर आप ये उसको देवें। बिल्व का अवलेह आता है बाजार में, ये भी बहुत ही इसके लिए उपयोगी है। 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम का सेवन कराएं। एक चूर्ण है बिल्व चूर्ण और सौंफ चूर्ण, बहुत सिंपल चिकित्सा है। जब देखें माइल्ड एंटराइटिस है तो आप बिल्व चूर्ण 50 ग्राम और सौंफ चूर्ण, बड़ी वाली सौंफ 50 ग्राम, दोनों को मिला लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। तो इस ट्रीटमेंट से निश्चित रूप से रोगी को आराम मिलता है। लेकिन जब पेशेंट की आत्तिक अवस्था हो तो पेशेंट की रक्षा करने के लिए जो उचित है वो सारा ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए, क्योंकि आप लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, गवर्नमेंट में भी सर्विस कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ आपको प्रथम कर्तव्य है। और जैसे पहाड़ी एरिया में हमारे मोहम्मद शाहिद बात देख रहे हैं कार्यक्रम को, ये पहाड़ में रहते हैं। अब वहाँ यदि पूरी व्यवस्था नहीं रखेंगे तो इनके पास पेशेंट कैसे आएगा। तो आप सारी व्यवस्थाएं इमरजेंसी की रखें। इसलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये मैं जो आत्तिक रोग हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी लगातार यही चैनल चल रहा है जब तक ये आत्तिक व्याधियाँ, क्योंकि ये अधिकतर जब हम BMS करते हैं तो हम लोगों को पढ़ाई नहीं जाती हैं, सिखाई नहीं जाती हैं। जब वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो किसी डॉक्टर से सीखता है, तब वो जो है इमरजेंसी को संभाल पाता है। तो ये एक थोड़ा से मेरा प्रयास है ताकि आप सक्षम हो जाएं पूरी तरीके से। आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी मात्रा में बहुसंख्या में हमारे जो सुधी चिकित्सक हैं, विद्वान चिकित्सक हैं, वो जुड़ते हैं। इसके लिए फिर से धन्यवाद। कल फिर इसी समय मिलेंगे ठीक 4 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।